अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं किरण नाज। खान साहब का एक ही मकसद और एक ही नारा है, कोई करप्ट बचेगा नहीं, किसी को रियायत मिलेगी नहीं। पिछले 2 अदवार में सरकारी खजाने को कितना नुकसान पहुंचाया गया, जरदारी नवाज सबका रिकॉर्ड चाहिए। बहुत अच्छा इकदाम, अवाम का पैसा अवाम पर लगना चाहिए, ना कि बैरून मुल्क दौरों पर, इलाज मुआवजों पर और सैर सपाटों पर। लेकिन तब्दीली सरकार से सवाल है, रिकॉर्ड हासिल करने के बाद क्या लूटा हुआ माल रिकवर भी करवाया जाएगा? अगर लूट मचाने वालों में वो लोग भी शामिल हुए जो अब आपके साथ हैं, क्या बराबरी की बुनियाद पर उनके खिलाफ भी यही सख्त मौक़िफ़ रखा जाएगा? यकीनन तब्दीली सरकार के पास इसका जवाब भी होना चाहिए। पाकिस्तान की सियासत में एक नया मोड़, एक नया अंदाज, एक नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया गया है। कल तक तो सियासी हरीफ एक दूसरे के लिए बयानात और इल्ज़ामात का सहारा लेते थे, लेकिन अब नया दौर है, नया पाकिस्तान है। अब सियासी जमातें न सिर्फ एक दूसरे को ज़ेर करने के लिए इल्ज़ामात लगाती हैं, अब जिद्दत आ गई है। इल्ज़ामात को साबित करने के लिए स्टिंग ऑपरेशन करके उनके सबूत भी फराहम किए जाते हैं। मरियम नवाज ने भी ऐसा ही किया। हफ्ते को एक वीडियो जारी की जिसका मकसद बकौल उनके मियां नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के खिलाफ साजिश को बेनकाब करना और 3 बार के साबिक़ वज़ीर आज़म को बेगुनाह साबित करना था। वो इस मकसद में किस हद तक कामयाब हो सकेंगी ये तो अभी नहीं मालूम, लेकिन इस वीडियो के रिलीज़ ने कई सवालात को ज़रूर जन्म दे दिया है। सबसे पहले ये कि क्या मुल्क का अदालती निज़ाम वाकई इतना नाकाबिल एतबार है? क्या मरियम नवाज वाकई अपने वालिद को बेकसूर साबित करना चाहती हैं या ये इदारों के खिलाफ कोई साजिश है? क्या नवाज शरीफ की सज़ा ख़त्म होगी या उनके खिलाफ केसेस की नए सिरे से समाअत होगी? और अहम तरीन सवाल ये है कि पाकिस्तान की सियासत किस तरफ जा रही है, जिसमें सियासी हरीफ एक दूसरे पर पार्लियामेंट में बयानबाजी, जलसे जुलूस और ज़बानी कलामी इल्ज़ाम बाजी से बढ़कर खुफिया वीडियो बनाने और एक दूसरे की जासूसी करने पर उतर आए हैं। क्योंकि मरियम नवाज की जारी करदा वीडियो पहली नहीं है, इससे पहले भी ऐसी वीडियोस जारी की गई हैं जिसने मुल्क की सियासत में हलचल मचाई है। क्या पाकिस्तान इस किस्म की वीडियोस और इस अंदाज में एक दूसरे और इदारों की किरदार कुशी का मुतहम्मिल हो सकता है? इस पर बात करेंगे प्रोग्राम में। इसके अलावा क्या टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं, पहले आपको वन लाइनर दिखा देती हूँ, फिर बढ़ते हैं आगे। वज़ीर आज़म का आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ को कोई रियायत न देने का फैसला। सरकारी खर्च पर जरदारी नवाज के गैर मुल्की दौरों, इलाज, कैंप ऑफिस और सिक्योरिटी के अखराजात की तफसीलात तलब। दोनों के अदवार में कर्जों का हिसाब और अरकान पार्लियामेंट के खर्चों का रिकॉर्ड भी मांग लिया। वज़ीर आज़म इमरान खान का अखराजात की तफसीलात को मंजर आम पर लाने का फैसला। अदालत जज की मुबैना वीडियो का नोटिस ले। वज़ीर आज़म इमरान खान का बड़ा बयान, कहा अदलिया आज़ाद और खुद मुख्तार है, हुकूमत को पार्टी नहीं बनना चाहिए। नून लीग माजी में भी अदलिया पर दबाव डालती रही, मगर ये नया पाकिस्तान है और अब ऐसा नहीं चलेगा। ऑपोजिशन का कोई हरबा कारगर साबित नहीं होगा, एहतिसाब का अमल जारी रहेगा, वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया। दो दिन पहले शहबाज शरीफ साहब, मैं ये रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ, ये नैब की तरफ से भी आ चुका है, मैंने खुद इसकी तफ्तीश की है, धमकियाँ दे के गए हैं नैब के अफसरान को, डायर कॉन्सिक्वेंसेस की। शहबाज शरीफ ने तहकीकात रुकवाने के लिए नैब को संगीन नताइज की धमकियाँ दी। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहजाद अकबर का बड़ा इंकशाफ, मुबैना वीडियो पर भी सवालात उठाए, कहा तहकीकात होनी चाहिए। शरीफ खानदान की मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन के सबूत सामने लाने का ऐलान। मुराद सईद के भी सियासी हरीफों पर वार, कहा वज़ीर आज़म ने कहा था 24,000 अरब के कर्जे पर कमीशन बनाएंगे, उनके अकाउंट्स भरते रहे, मुल्क का खजाना खाली होता रहा, करप्ट अफराद का हिसाब देना होगा। जरदारी और नवाज शरीफ मफाद इनका एक 24,000 अरब का आपको एहतिसाब देना पड़ेगा। ये सिलेक्टेड कहने वाली मोहतरमा बेगम सफदर रवान साहिबा, आप और आपके वालिद साहब रिजेक्टेड भी हैं, डिफेक्टेड भी हैं, नेग्लेक्टेड भी हैं और कन्विक्टेड भी हैं। आपके मुंह से सिलेक्टेड का जो है वो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए आपको 100 दफ़ा सोचना चाहिए और आपको शर्म आनी चाहिए। मरियम नवाज की झूठ बोलने की आदत पुरानी है। जाली मफरूज़ों और कट पेस्ट करके वीडियो पेश की गई। बेगम सफदर अबू बचाओ तहरीक चला रही हैं। सूबाई वजीर फयाजुल हसन चौहान की मरियम नवाज पर तनकीद। वजीर इत्तलात पंजाब शमशाम बुखारी भी बरस पड़े, कहा नून लीग इदारों पर इल्ज़ाम तराशी करती है, तारीख में पहली मरतबा अदालत से सजा याफ्ता जलसे कर रहा है, ये अदलिया पर दबाव डालने की कोशिश है।
पाकिस्तान को आलमी गदागर बना दिया गया। तहरीक इंसाफ तहरीक बेरोजगारी और कशकोल बन गई है। हुकूमत का एक किनारा है करप्शन, करप्शन और फ्रॉड, फ्रॉड। एहसन इकबाल का अटक में नून लीग के वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। शाहिद खाकान अब्बासी की भी तनकीद। कहा मुल्क के जितने वजीर आजम जिंदा हैं सब पर नैब के केसेस हैं। क्या सारे के सारे खराब हैं? इस मुल्क के जितने वजीर आजम आज जिंदा हैं सब पे नैब के केस है। हर आदमी जानता है उन लोगों को हकीकत नहीं है। सजा भी आप दे सकते हैं, सजाएं कैसे मिलती हैं आपको पता चल गया है। जज खुद रो उठे। काले धन की वापसी का सफर एमनेस्टी काम कर गया। आवाम ने एक माह में बैंक अकाउंट्स में 1000 अरब रुपए जमा करवा दिए। हमने कोई नया टैक्स नहीं लगाया। अगर कोई टैक्स लगाया है तो बता दें। महंगाई की बड़ी वजह डॉलर की कीमत बढ़ना है। चेयरमैन FBR शब्बर जैदी कहते हैं मसाइल के हल के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाएंगे। और पोलियो जड़ पकड़ने लगा है। KP के जिला बनू में मजीद 2 केसेस सामने आए हैं। मुतासरा बच्चों की तादाद 16 हो गई है। बनू डिवीजन में पोलियो केसेस की तादाद 23 हो गई। बलूचिस्तान के 2 अजला से भी 2 बच्चों में पोलियो वायरस की तस्दीक। मुआविन खुसूसी बराए इंसदादे पोलियो बाबर अता कहते हैं 18,000 से जायद बच्चे इंसदादे पोलियो वैक्सीन पीने से महरूम हैं। वैक्सीन पिलाएंगे तो बच्चे पोलियो से महफूज रहेंगे। सात से आठ में आपको खुशामदीद कहती हूँ। इससे पहले कि मैं टॉपिक्स की जाने बढ़ूँ, इंतहाई अहम खबरें जो हमारे पास आ रही हैं सबसे पहले वो नाज़रीन को दे देते हैं। एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कायम मकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक से मुलाकात की है। सुहेल रशीद साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात कर लेते हैं। सुहेल रशीद, पहले तो बताइएगा कि गुफ्तगू किन उमूर पर हुई है, कितने दौरानिए की मुलाकात रही है? किरण, देखें, आज एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे थे, जहां पर 40 मिनट तक वो मौजूद रहे। कायम मकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक से उन्होंने मुलाकात की। पहले तो उन्होंने मुबारकबाद दी जस्टिस आमिर फारूक को कायम मकाम चीफ जस्टिस का हल्फ उठाने पर, क्योंकि आज सुबह ही उन्होंने हल्फ उठाया था और उनकी तकरीब हल्फ बर्दारी में जज अरशद मलिक नहीं पहुंच सके थे, क्योंकि अहम केस की समाअत वो कर रहे थे जो कि जाली अकाउंट से मुतालिक दायर रेफरेंस है, उस पर वो समाअत कर रहे थे। उसके बाद वो वहां पर पहुंचे, उन्होंने मुबारकबाद भी दी और जराये का ये कहना है कि इस मुलाकात के दौरान उन्होंने अहम अमूर पर मशावरत भी की है जस्टिस आमिर फारूक से, जो वीडियो स्कैंडल आया था और इस पर प्रेस रिलीज भी जारी की गई थी एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक की जानिब से। उसके बाद उन्होंने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बाकायदा रजू करने का फैसला किया था। इस हवाले से आज या कल ही उनकी जानिब से एक तहरीरी खत भी लिखे जाने का इम्कान है, जिसमें उनका मौकफ ये होगा कि जो वीडियो आई है उसका फोरेंसिक ऑडिट भी कराया जाए और मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए, जिसका वो पहले प्रेस रिलीज में भी कह चुके हैं कि मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसी सिलसिले की कड़ी थी ये मुलाकात भी आज। ठीक है सुहेल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, तफसील से आप हमें आगाह कर रहे थे। मरियम नवाज साहिबा के हवाले से भी बात कर लेते हैं। मरियम नवाज साहिबा ने पे दर पे 2 इस वक्त ट्वीट किए हैं। पहले ट्वीट में वो कहती हैं कि जाली हुकूमत ने नवाज शरीफ साहब के घर के खाने पर पाबंदी आयद कर दी है। खाना ले जाने वाला स्टाफ पिछले 5 घंटे से जेल के बाहर खड़ा है। मियाँ साहब ने जेल का खाना खाने से इनकार कर दिया है। अगर उन्होंने जेल का खाना अगर उन्होंने अगले 24 घंटे में ये पाबंदी वापस ना ली तो मैं अदालत से रुजू करूंगी। और उसके बाद मरियम साहिबा कहती हैं कि अदालत से भी मदद ना मिली तो मैं कोर्ट लखपत जेल के बाहर जाकर बैठूंगी, भूख हड़ताल भी करना पड़ी तो करूंगी। इन जालिमों पर मुझे भरोसा नहीं है, ये मियाँ साहब के खाने में कुछ भी मिला सकते हैं। इस बात को धमकी ना समझा जाए क्योंकि मैं ये कर गुजरूंगी। मरियम नवाज साहिबा इंतहाई एक्टिव सोशल मीडिया पर, और एक और इसको कह तो रही है कि इसे धमकी ना समझा जाए, लेकिन फिर इसे किस तनाजुर में लिया जाए कि मरियम नवाज साहिबा कह रही हैं कि वो जेल के बाहर भी जाकर बैठेंगी, भूख हड़ताल भी अगर उन्हें करना पड़ी तो वो करेंगी। इन जालिमों पर मुझे भरोसा नहीं है। इससे बढ़कर बहुत ज़्यादा बड़ा जो इल्ज़ाम मरियम नवाज साहिबा लगा रही हैं, वो कह रही हैं कि मियाँ साहब के खाने में कुछ भी मिलाकर दिया जा सकता है, तो इस बात को धमकी न समझा जाए क्योंकि मैं ये कर गुजरूंगी। मरियम नवाज साहिबा ये सारी बातें कर रही हैं। लेकिन इससे पहले हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान क्या रस्साकशी चल रही है, क्या खींचातानी चल रही है, और उस पर इमरान खान साहब की जानिब से बड़ा बयान आ जाना कि मैं पीछे नहीं हटूंगा, कोई बच नहीं पाएगा। इसी टॉपिक पर बात कर लेते हैं। हमने किसी को छोड़ना नहीं है जिसने इस मुल्क का दिवालिया निकाला है।
जरदारी साहब, आप जितना मर्जी आके जोर लगाए, कोई हुकूमत कहीं नहीं जाने लगी, लेकिन आप जेल में जाने वाले हैं। इक़्तिदार में आया इसलिए था कि मैं इन चोरों और लुटेरों का एहतसाब करना था। पहली दफा पाकिस्तान में बड़े डाकुओं को हाथ पड़ रहा है, नहीं तो सिर्फ गरीब बेचारा आदमी जेल में जाता था। हमजा शहबाज भी गिरफ्तार है, जरदारी भी गिरफ्तार है। एक लाइन बोलूं, कोई पूछे तो कहना खान आया था। वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत और उनका एक ही नारा कि कोई करप्ट अब बचेगा नहीं, इसलिए नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी को कोई रियायत भी नहीं मिलेगी। घेरा हो रहा है मजीद तंग। वज़ीर आज़म ने गुज़िश्ता 10 साल यानी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दोनों अदवार में कर्जों का हिसाब और अरकान पार्लियामेंट के खर्चों का रिकॉर्ड तलब किया है। इसके साथ साथ सरकारी खर्च पर आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ के गैर मुल्की दौरे, बैरून मुल्क इलाज, कैंप ऑफिस और सिक्योरिटी के अखराजात, इनकी तफसीलात भी मांग ली हैं और ये रिपोर्ट आला इख्तियाराती कमीशन को पेश की जाएगी और सारा कच्चा चट्ठा अवाम के सामने भी लाया जाएगा। लेकिन नून की तैयारी भी मुकम्मल है। एहतजाज, जल्द से जुलूस और मज़ाहमत का भरपूर प्लान तैयार है। अभी कल की बात है कि मरियम नवाज ने मंडी बहाउद्दीन में रैली से खिताब किया। अवाम की तादाद को काफ़ी पुरएतमाद नज़र आई मरियम नवाज साहिबा। उन्हें अब भी यकीन है कि नवाज शरीफ साहब एक बार फिर वज़ीर आज़म बनेंगे और न सिर्फ वज़ीर आज़म बनेंगे बल्कि पहले से ज़्यादा ताकतवर होंगे। इसीलिए इमरान खान से इस्तीफ़े का मुतालबा भी उन्होंने किया है। याद कीजिए, ऊंची हाथ खड़ा करके इमरान खान इस्तीफा दो, घर जाओ और एक दफा सिलेक्टेड का नारा लगाओ। सिलेक्टेड का नारा लगाओ, जरा बोलो, गो सिलेक्टेड गो, गो सिलेक्टेड गो। तो मरियम नवाज साहिबा तो ये समझती हैं कि आने वाले वक्तों में नवाज शरीफ साहब ज़्यादा ताकतवर वज़ीर आज़म होंगे। अब साथ साथ शहबाज शरीफ साहब को भी इस बात का यकीन है कि अगली हुकूमत उन्हीं को मिलनी है। जब भी वो नायब हुक्काम को धमकियाँ दे रहे हैं, और ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, वज़ीर आज़म के मावन खुसूसी हैं शहजाद अकबर, वो ये दावा कर रहे हैं। शहजाद अकबर कह रहे हैं कि 2 दिन पहले शहबाज शरीफ नायब अफसरान को संगीन नताइज की धमकियाँ देकर गए हैं। उन्होंने तहकीकात बंद कराने का भी कहा है और कहा है कि हम दोबारा आने वाले हैं, देख लेंगे तुम्हें। 2 दिन पहले शहबाज शरीफ साहब, मैं ये रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ, ये नैब की तरफ से भी आ चुका है, मैंने खुद इसकी तफ्तीश की है, धमकियाँ दे के गए हैं नैब के अफसरान को डायर कॉन्सिक्वेंसेस की कि आप लोगों ने अगर ये तफ्तीश बंद ना की तो मैं आप लोगों को देख लूँगा, मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं, बहुत जल्द हम वापस आने वाले हैं। देखते हैं कि शहजाद अकबर साहब की बात पर अब अपोजिशन की जानिब से क्या मौक़िफ़ आता है। बताएं, इमरान खान साहब बड़ा दो टॉक मौक़िफ़ इख्तियार किए हुए हैं। कह रहे हैं कि अपोजिशन का कोई हर बार कारगर साबित नहीं होगा, न हो सकेगा। नून लीग माजी में भी अदलिया पर दबाव डालती रही है, ये नया पाकिस्तान है, ऐसा अब नहीं चलेगा। वज़ीर आज़म ने मरियम नवाज की जानिब से जारी होने वाली वीडियो का सख्ती से नोटिस लिया है। उन्होंने कहा है कि अपोजिशन का कोई हरबा कारगर साबित नहीं हो सकेगा, एहतिसाब का अमल जारी रहेगा। अदलिया आज़ाद और ख़ुद मुख्तार है, अदलिया को मुबैना वीडियो का नोटिस लेना चाहिए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इस अहम इजलास में, जिसमें उन्होंने पार्टी रहनुमाओं को नून लीग के हथकंडों का भरपूर जवाब देने की हिदायत की है। वैसे वज़ीर आज़म को कहने की ज़रूरत नहीं, उनकी काबीना के अरकान उनकी हिदायत से पहले ही मैदान में मौजूद हैं। वीडियो जारी होने के बाद बयानात, ट्वीट्स और प्रेस कॉन्फ्रेंस का ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हो चुका है, जो वक्फे से जारी है। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक आवान ने वीडियो के फॉरेंसिक कराने तक का ऐलान कर दिया है। फयाजुल हसन चौहान कह रहे हैं कि नून लीग ने पूरे मुल्क को बल्कि पूरे जोश और जज्बे के साथ लूटा है। नवाज शरीफ की सेहत पर मरियम नवाज के बयानात को झूठ और फ्रॉड करार दिया है। कह रहे हैं कि उस शख्स को सब देखना चाहते हैं जो 3 मरतबा हार्ट अटैक के बावजूद गोश्त खाता है और शुगर के बावजूद चावल का इस्तेमाल नहीं छोड़ता। फयाजुल हसन चौहान साहब की भी बात सुन लें। का मरीज हफ्ते नहीं महीने में एक दफा भी चावल के करीब नहीं जाता, रोजाना चावल खाते हैं मौसूफ कैदी नंबर 420 कोट लखपत जेल के। ये अबू बचाओ तहरीक के हम अबू बचाने निकले हैं, आए दुनिया हमारे साथ चले। ये आवाम को बेवकूफ़ बना के नहीं चल सकती। पूरी पाकिस्तानी कौम जानती है कि आपने इस मुल्क को बड़े तिस्को एहतशाम के साथ, बड़े जोश व खरोश के साथ, बड़े लाजवाल जज्बे के साथ, बड़ी हिम्मत और जुर्रत के साथ लूटा है। हुकूमत की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आ रहा है और क्योंकि अब धड़ाधड़ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं
और अब जवाब दर जवाब का सिलसिला है। तो शायद खाकान अब्बासी कह रहे हैं कि पीटीआई को ही उन्होंने करप्टों का टोला करार दे दिया है। इमरान खान अपने दाएं बाएं देखें, कौन करप्ट नहीं है, बल्कि जिस करप्ट को जान बचानी है वो पीटीआई में शामिल हो जाए। ये मशवरा शायद खाकान अब्बासी साहब दे रहे हैं। वज़ीर आज़म था, 46 वजीर थे, हम पे करप्शन का इल्जाम लगा लो यार। जिस करप्ट आदमी ने जान बचानी है वो पीटीआई में के सफों में शामिल हो जाए, उसके साथ खड़ा हो जाए। इमरान खान दाएं बाएं देखो, मैं तुम्हारे बारे में बात नहीं करता, दाएं बाएं देखो कौन सा आदमी तुम्हारे इर्द गिर्द है जो करप्ट नहीं है। जो नैब के केस है वो लोग भी हकीकत जानते हैं। वजीर आजम पीछे नहीं हटेंगे, ऑपोजिशन डट कर खड़ी है और इस खींचातानी में फतह किसकी होगी इसका तयन माजी में तो कभी नहीं हो सका है। अब क्या होगा, किसकी कितनी तैयारी है, बात करने के लिए मुस्लिम लीग नून से माइजा हमीद साहिबा प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुकी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उस्मान डार साहब भी साथ मौजूद होंगे। माइजा साहिबा, ये वीडियोज़ आ रही हैं, नैब को धमकियां लगाई जा रही हैं, एहतसाब से बचने के लिए ऑपोजिशन और हुकूमत और अदलिया पर दबाव डाल रही है, ये हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है ऑपोजिशन के लिए, ऐसा ही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियोस तो आई हैं, जो रियलिटी है वो सामने आ गई है। अब तो हुकूमत का काम है इसको जस्टिफाई करे कि ये क्यों हुआ और कैसे हुआ। ये धमकियों की जो आप बात कर रही हैं, धमकियां एज़ पर गवर्नमेंट जो ये झूठ बोलते हैं, जिस तरह इन्होंने खाने के बारे में झूठ बोला, जिस तरह इन्होंने मियाँ साहब की बीमारी के बारे में झूठ बोला, तो इस तरह के झूठ इनकी तरफ से आते रहते हैं। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब तो हमेशा इदारों के सामने पेश भी होते रहे हैं और उनके हर सवाल का जवाब भी देते रहे हैं, और मीडिया पे भी उनका रिकॉर्ड है कि उन्होंने ये बारहा बताया कि मैंने हर मामले की, हर केस की वजाहत की है, जो सवाल मुझसे पूछे गए हैं मैंने क्लियरली उनका जवाब भी दिया है। और उन्होंने बार बार ये भी कहा है कि अगर एक धेले की भी मेरे पे करप्शन साबित होती है तो मैं सियासत छोड़ने को तैयार हूँ। मैं हुकूमत पे तो यकीन नहीं रखती जो इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करती है, जिससे जो है ब्लैकमेलिंग हो, जिसमें जो है खाना किया जाए। माइजा हमीद साहब, आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही है, दोबारा आप बात हूँ, लेकिन सवाल यही बनता है, आप कह रही हैं कि जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं या जो बात की जा रही है आप उस पर यकीन नहीं रखती, तो फिर हम आपसे उसी तनाजुर में बात कर लेते हैं कि मरियम नवाज साहिबा अगर बात कर रही हैं और वो कह रही हैं कि नवाज शरीफ साहब और अगली हुकूमत मुस्लिम लीग नून की होगी, ज़्यादा ताकतवर होगी, या फिर शहबाज शरीफ साहब के लिए अगर नैब की जानिब से ये कहा जा रहा है कि वो धमकियां दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अगली बारी हमारी है, फिर देख लेंगे, तो फिर किस जानिब से और कौन से इशारे मिल रहे हैं जिसकी वजह से इतना यकीन है मुस्लिम लीग नून को कि अगली हुकूमत आपकी होगी? माइजा साहिबा, देखिए, मैं पहले तो यही बता, अब आवाज़ आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल आपकी आवाज़ आ रही है। हेलो जी जी, आपकी आवाज़ आ रही है। आपने पता नहीं कहाँ, मैं ये कह रही थी कि इदारों के सामने शहबाज शरीफ साहब हमेशा पेश होते रहे हैं और उनकी हर बात का जवाब भी देते रहे हैं, वजाहत के साथ देते रहे हैं और कभी पीछे नहीं हटे। और बार बार हुकूमत की तरफ से ये भी कहा गया कि शहबाज शरीफ साहब वापस नहीं आएंगे और वो अकाउंटेबिलिटी को फेस नहीं करेंगे। वो वापस भी आए, उन्होंने अकाउंटेबिलिटी को फेस भी किया। तो हुकूमत का कोई हमें एतबार नहीं है। हुकूमत जो है वो झूठ बोलती है और साफ साफ झूठ बोलती है। तो इस चीज़ और जो बार बार ये कह रहे हैं कि शायद इनको असल में पीटीआई को खौफ और डर है इस बात का कि जो इन्होंने इकोनॉमी का हाल कर दिया है, ऑब्वियसली एक आम आदमी को नज़र आ रहा है कि जो है आम आदमी को जब इतने ज़्यादा इनडायरेक्ट टैक्सेस लगेंगे, आम आदमी जब महंगाई का शिकार होगा, तो ऑब्वियसली पता चल रहा है कि इनकी हुकूमत दोबारा आने वाली नहीं है। तो लोग ये कहेंगे ना कि जो अगली हुकूमत आई है उसकी तरफ देखेंगे। सो बात ये है कि ये बातें तो जो हैं ये डर और फ्रस्ट्रेशन की वजह से कर रहे हैं। इनको चाहिए कि ये इंतकामी कार्रवाइयों को छोड़ें और अपना काम करें जो इनको जिसकी वजह से इनको वोट मिला इक्का दुक्का। ठीक है, साथ मौजूद हैं उस्मान डार साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। उस्मान डार साहब, इससे पहले कि हम टॉपिक की जानिब आएँ, मैंने आगाज़ नवाज साहिबा ने जो ट्वीट किया है उसको लेकर तो ज़रा उस पर रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। इससे पहले भी यही वाले मामलात होते रहे हैं, खाने को लेकर बहुत सारे मामला जेल के बाहर हुए हैं। मरियम नवाज साहिबा फिर खुद भी गई थी और अब एक बार फिर वही पिंडोरा बॉक्स खुल गया है। पाबंदी वापस लेने का कह रही हैं। पिछले 5 घंटे से खाना ले जाने वाला स्टाफ वहाँ पर मौजूद है। नवाज शरीफ साहब मना कर रहे हैं कि वो जेल का खाना नहीं खाएंगे। अगर ये पाबंदी उठाई नहीं जाती है या जो खाना जाता है उनका वो नहीं लेकर जाने दिया जाता है तो फिर वो भूख हड़ताल भी करेंगी वहाँ पर
और उनको यकीन नहीं है कि खाने में कुछ मिला के ना दे दिया जाए? देखिए, पहले PMLN वाले ये तय कर लें कि मियां नवाज शरीफ साहब बीमार हैं कि नहीं, और फिर जो खाना घर से आता है, जो मुर्गन गजाएं घर से आती हैं, फिर वो मीडिया को किरण आपको ही दावत देंगे, आप अपनी टीम के साथ आएंगी और वो खाने कौम को दिखाएंगी। मैंने आज तक ऐसा पेशेंट नहीं देखा जो बीमार हो, स्पेशली जैसे उनको हार्ट का प्रॉब्लम है, और इस तरह की मुर्गन गजाएं वो रूटीन में रेगुलर खा रहे हो। तो सजेशन यही थी कि एक डॉक्टर्स का बोर्ड बनना चाहिए, आया उनकी सेहत इजाजत देती है ऐसे मुर्गन गजाएं खाने की जिस तरह किसी के घर से आ रही हैं। दूसरा, उनको शेफ रख के दिया जा सकता है, और जो भी उनकी बीमारी को मद्देनजर रखते हुए खाना उन्हें खिलाने की जरूरत है और उनको उनके लिए लाने की जरूरत है, उस पर होना चाहिए अमल। कल को इन मुर्गन गजाओं की वजह से अल्लाह ना करे मियां साहब की सेहत ज्यादा बिगड़ जाती है, तो बात तो फिर वो पंजाब गवर्नमेंट पे आ जाएगी। फिर यही कहेंगे जी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो गई, इन्होंने जो है इनको खाने इस तरह के खिलाए हैं कि उनकी सेहत जो है वो मजीद खराब हो गई है। तो इसमें हर्ज नहीं है। मैं समझता हूँ कि PMLN को मियां साहब के खानों पे सियासत नहीं करनी चाहिए। हमने पहले भी कहा था कि हम मियां नवाज शरीफ साहब की सेहत पे सियासत नहीं करेंगे, ना ही आज उनके खाने पे सियासत करना चाहते हैं। अलबत्ता ये जरूर, मैं सुन रहा था माइजा हमीद साहिबा को, बड़ी फिक्र है इन्हें, महंगाई हो गई है, लेकिन कौम को नहीं बताएंगे कि महंगाई हमारी वजह से हुई है। जो तरीही लूटमार की है इनकी लीडरशिप ने इस मुल्क में, उसकी वजह से इनकी करप्शन का बोझ आज पाकिस्तान के लोग महंगाई की शक्ल में उठा रहे हैं। ये घबराते क्यों हैं? अगर प्राइम मिनिस्टर के हाई पावर्ड कमीशन की बात होती है तो वो नामंजूर है इन्हें, नैब इनको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन लग रही है, ANF में रंगे हाथों पकड़े जाते हैं इनके रहनुमा जो हैं मंशियात के साथ, वो भी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। तो आखिरकार फिर कौन तय करेगा? अदालती फैसले आते हैं तो जजों को, मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान को मुतनाज़ा बनाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं ये लोग। इनकी तारीख उठा के देखें ना किरण आप, कोई एक चीज जिसमें ये मुल्क के अदारे तबाह करने में पेश ना हो। अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में 90 की दहाई में इन्होंने हमला कर दिया। जज साहिबान के साथ तरीही कॉल इन्हीं के जो लीडर हैं मियां शबाशी साहब, मलिक कयूम साहब को, जस्टिस कयूम मलिक को किस तरह इंस्ट्रक्शन और हदायत दे रहे हैं, इसको अंदर कर दें, इसको सजा दे दें। ये कल्चर खुद PMLN की लीडरशिप ने परवान चढ़ाया इस मुल्क के पाकिस्तान में। हम इस कल्चर का खात्मा कर रहे हैं, इस कैंसर का इलाज कर रहे हैं जो इन्होंने इस मुल्क के अदारों को दिया, इसलिए ये लोग तकलीफ में हैं। इस माइंडसेट की इनको आदत नहीं किरण, इसलिए ये सब जो आप देख रहे हैं ना खुद बुखलाहट का शिकार हैं। उस्मान डार साहब, कंफ्यूजन यही है, ऑपोजिशन कहती है कि हुकूमत बौखलाहट का शिकार है, इस वजह से सियासी इंतकाम लिया जा रहा है, और आप कह रहे हैं कि ऑपोजिशन इस वक्त बौखलाहट का शिकार है। माइजा साहिबा, ये बताइए कि अब जबकि वीडियो को लेकर आप लोगों की जानिब से बहुत ज़्यादा मौक़िफ़ इख्तियार किए जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा बात की जा रही है, और मरियम साहिबा ये कह रही है कि नवाज शरीफ को बेगुनाह साबित करने के लिए सब कुछ हो रहा है, तो ये बताइए कि अब आपकी स्ट्रैटेजी होगी क्या? मुस्लिम लीग नून की क्या दोबारा केस खोलने जा रहे हैं? कैसे साबित करेंगे नवाज शरीफ को बेकसूर? देखें, पहली बात तो ये है कि अभी उस्मान डार साहब ने कहा कि मियाँ साहब बीमार हैं। चलो शुक्र है इन्होंने ये तो माना कि मियाँ साहब बीमार हैं और उनको वो हार्ट के पेशेंट भी हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि जो है एक मेडिकल बोर्ड बनाना चाहिए जो डिसाइड करे कि क्या खाना जाना चाहिए, क्या नहीं जाना चाहिए। तो मैं एग्री करती हूँ कि मेडिकल बोर्ड बनाना चाहिए। ये ऊपर से प्राइम मिनिस्टर हाउस से तो हुक्म नहीं आना चाहिए कि खाना जो है मना कर दिया जाए जेल में जाने से, ये तो बादशाहत हो गई ना। तीसरी बात यह है कि खाना जो जा रहा है वो इनको किस तरह पता है कि वो किस तरह का खाना जो है वो परहेजी खाना किस तरह का जा रहा है, क्योंकि ये तो डॉक्टर की एक्सेस नहीं दे रहे मियाँ साहब को जेल में, उनका जो ज़ाती डॉक्टर है उसको अलाउ नहीं कर रहे। ये ज़्यादती है, ये इंतकाम है, ये क्या करना चाह रहे हैं मियाँ साहब के साथ, ये साफ नज़र आ रहा है। हम किस तरह ट्रस्ट करें कि जेल में किस तरह का खाना दिया जा रहा है जब एक बीमार शख्स को हम खाना भेज रहे हैं? इसमें इनका क्या इनको क्या मसला हुआ सडनली कि इन्होंने लोगों को मिलने से भी उनका मियाँ साहब को इनकार कर दिया, उनका खाना भी बंद कर दिया। जो लोग हमारे नैब में हैं, जो अनफेयरली नैब में ने कस्टडी में लिए, उनके प्रोडक्शन ऑर्डर भी बंद कर दिए। ये जालमाना कार्रवाइयाँ जो हैं ये तभी होती हैं जब हुकूमत बौखलाहट का शिकार होती है और डरती है अपने गिरने से।
और अब आपने रिसेंटली अभी आज ही खबर आई, 2-3 जो वो हैं एंकर्स हैं या जो आपके सहाफ़ी हैं, उनके जो हैं इन्होंने वो ट्विटर अकाउंट्स भी बंद करवा दिए हैं। उसके बाद इन्होंने ऑपोजिशन की जानिब से एक क्लियर है ना? मिनट जी मुझे लेट मी कंप्लीट, बिल्कुल आप कीजिए कंप्लीट, आप कंप्लीट कीजिए, आप बिल्कुल कंप्लीट कीजिए माइजा। लेकिन आपने कहा हुकूमत डरती है कि गिर ना जाए, तो कैसे आप लोगों की जानिब से तो ये यकीन दहानी करवा दी गई है कि हुकूमत खुद अपने कामों से गिर जाएगी, आप लोग तो ऐसा कुछ नहीं करे, तो फिर हुकूमत इस बात पर क्यों डर रही है? वो इसलिए डर रही है क्योंकि ये इनको पता है कि ऑपोजिशन जो है वो अगर उसको हम अंदर नहीं करेंगे तो ये इसी बात से तो डर रही है कि ऑपोजिशन सारी को अंदर कर दे तो शायद हम सर्वाइव कर पाए। आप नहीं देख रहे 11 मेंबर जो हैं ऑपोजिशन के इन्होंने नैब की कस्टडी में डाले हुए हैं, और जो अभी रिसेंटली हीरोइन का केस बनाया है उसमें ये कह रहे हैं कि जी हमें ऑन स्पॉट एविडेंस मिली है, वो क्वेश्चनेबल है, ऑन स्पॉट होती तो फिर वीडियो भी होती। तो उनके साथ जिस तरह की कार्रवाई हो रही है और उनकी जो वाइफ है वो जिस तरह कह रही हैं कि उनको 2 बंदे उठा के जेल में उनको मुलाकात के लिए लाते हैं। अब आप मुझे बताएं इस तरह की हुकूमत पे कौन ट्रस्ट करे कि वो खाने में क्या मिला रहे हैं और किस तरह की विक्टिमाइजेशन कर रहे हैं। बात यह है कि उस्मान डार साहब को इस चीज की वजाहत करनी चाहिए कि अपनी हुकूमत में इनके जो अपने लोग हैं उनके ऊपर कौन बिल्कुल आपकी बात की मैं जवाब ले लेती हूँ। और उस्मान साहब मेरा भी साथ से सवाल ले लें, इस वक्त पीटीआई में सर बड़ी तादाद है ऐसे लोगों की जो नून लीग से आए हैं, फिर पीपल्स पार्टी से आए हैं और गुज़िश्ता 10 साल में वो हुकूमत के साथ रहे हैं। तो जो सख्त मौक़िफ़ और जो बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ इमरान खान साहब की जानिब से आया है और जो 2 अदवार का सारा रिकॉर्ड तलब किया गया है, अगर इन तमाम लोगों का नाम भी उसमें आया जो आप लोगों के साथ मौजूद हैं, तो उनके लिए भी ये बराबरी की बुनियाद पर सख्त मौक़िफ़ रखा जाएगा? उस्मान साहब देखें किरण, आपको और कौम को यकीन दिलाता हूँ कि क्रॉस द बोर्ड एहतसाब होगा। किसी भी रुकन को, चाहे वो हुकूमती जमात का है, अपोजिशन का है, इस तराजू में नहीं हम तोलेंगे जी कि ये हमारी जमात का है, इसको छोड़ दिया जाए। अदारे हैं, नैब आज़ाद है, ये ना फजाद कैसे हो रहा है? हमारे जो सिटिंग वजीर हैं जंगलात के सत्यान हमारे आप गिन ले ना, आप गिन ले हमारे ऑपोजिशन के 11 मेंबर हैं जिनको आप लोगों ने नैब की कस्टडी में डाला हुआ है। आपके 2 हैं, अलीम खान साहब जो हैं वो उस पे हैं, बेल पे हैं। आप मुझे फिगर्स बता दें किस तरह आप विक्टिमाइजेशन नहीं कर रहे। सुन ले देखिए, हम सिटिंग गवर्नमेंट है पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, मरकज में हमारी हुकूमत है। सुन ले लॉजिक से बात करें ना, लॉजिक से बात करें। आप एएनएफ को माइजा साहिबा लॉजिक पेश तो करने दें उस्मान साहब को। माइजा साहिबा लॉजिक देने तो दें, बात तो करने दें। आपका सवाल आ गया, आपका मौक़िफ़ भी आ गया, उनकी बात कंप्लीट करने दें। करते हैं जब वो पीएमएलएन के लोगों को पकड़ते हैं, ये बात ही नहीं करने देते। इसका मतलब है कि ऊपर से हुक्म आ रहा है। वाले हकीकत सुनना ही नहीं चाहते। माइजा साहिबा प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि बात कंप्लीट करने दीजिए। जी उस्मान साहब आप बात कंप्लीट करें। माइजा से पूछें कि इन्होंने कोई एक वजीर का नाम बताएं, इनका सिटिंग वजीर नैब की हिरासत में रहा हो। मैं इसे चैलेंज कर रहा हूँ माइजा हमीद को, किसी एक वजीर का नाम बता दें। अलीम खान 90 रोज नैब की हिरासत में रह के आए हमारे वजीर। सप्तान खान साहब जो जंगलात के वजीर अभी नैब की हिरासत में है। बाबर अवान साहब पे पूरी इंक्वायरी चली है। अपने दौरे हुकूमत में मैं कहता हूँ वजीर तो दूर की बात है, चपरासी तक नहीं इन्होंने नैब में अरेस्ट होने दिया। इस हद तक इनकी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस थी नैब के अंदर, जो आज इनको काला कानून लग रहा है। बुलाहट का शिकार ये इसलिए है कि आज पाकिस्तान के अदारे आजाद हैं। अगर इन्होंने चोरी नहीं की तो पाकिस्तान की अदालतों पे एतमाद होना चाहिए, पाकिस्तान के मुअज़्ज़ज़ जजों पे एतमाद होना चाहिए। जो फैसले इनके हक में आते हैं उन पे मिठाइयाँ बांटते हैं, और जो फैसले इनके खिलाफ आते हैं, जजों के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस ये लोग करते हैं। ये है इनका दौरा में आज। चलिए, जो इल्जामात की सियासत इस वक्त चल रही है बाहर, वो प्रोग्राम्स में भी चल रही है। उस्मान डार साहब आप भी साथ मौजूद थे और आप भी जो इस वक्त रवा सियासत है उसी पर ही बात कर रहे थे और उसी तरह से कर रहे थे। माइजा साहिबा आप भी उसी तरह बात कर रही थी। आप दोनों का बेहद शुक्रिया। तमाम दौरानिए में एक चीज़ जिसका 1 महीना 3 दिन का वक्त दिया गया था, कम से कम कुछ बेहतरी उससे ज़रूर आई है। एमनेस्टी स्कीम बात कर लेते हैं। इस मुल्क में गुर्बत को कम करने की जो जिहाद शुरू की है, ये जिहाद है। इसमें कोई शक नहीं कि महंगाई है, कीमतें अगर हम नहीं बढ़ाते तो हमारे कर्जे बढ़ जाते हैं। एक मुश्किल वक्त है, इंशाल्लाह इससे निकलेंगे। डॉलर के फर्क होने की वजह से दालों के मार्केटों में जो है काम बिल्कुल नहीं है, कंपनियां बिल्कुल बंद हो रही हैं। तेल महंगा हो गया, घी महंगा हो गया। स्टेटस में कहीं इजाफा नहीं हुआ, सिर्फ एक इजाफा है चीनी में जो 3 रुपये 26 पैसे का है।
तो जनाब कहते हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ऐसा ही है। समा इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने भी किया है, खोज लगाया है ज़रा। माली साल 2019 के पहले 11 माह में जो ना हुआ वो एमनेस्टी स्कीम के डंडे ने एक माह में कर दिखाया है। एक नहीं, दो नहीं, तकरीबन 5 अरब डॉलर के करीब रकम हमारे ही पाकिस्तानी भाइयों ने बैंक्स में जमा करवाई है। यानी सिस्टम का पैसा सिस्टम में वापस आने की शुरुआत तो हो गई है। पब्लिक अकाउंट्स में 1000 अरब रुपए जमा करवाने से बैंक डिपॉजिट्स मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। बैंक डिपॉजिट 14,458 अरब रुपए से भी बढ़ गए हैं। सिर्फ एक माह में डिपॉजिट्स में 7% से ज़ायद का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। तो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में बैंक्स के डिपॉजिट्स में 11% का इजाफा रिकॉर्ड देखा गया है, जबकि गुज़िश्ता साल के निस्बत बैंक डिपॉजिट में 1396 अरब रुपए का इजाफा हुआ। आवाम के लिए इन आदाद शुमार को समझना ज़रा मुश्किल है, लेकिन चेयरमैन FBR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आवाम को एक अच्छी खबर सुनाई और कहा कि कोई नया टैक्स नहीं लगा। ये भी बताया कि अगर कोई नया टैक्स लगा हो तो उसकी निशानदेही की जाए। साथ बता दिया कि मुल्क में महंगाई की बड़ी वजह कोई और नहीं है बल्कि डॉलर की कीमत का बढ़ना है। उनकी बात सुनिए ज़रा। हमने कोई नया टैक्स नहीं लगाया। ये जो इम्प्रेशन लोगों में दिया जा रहा है कि नया टैक्स लगाया गया है और इससे महंगाई हो गई है, ये एक मिसपरसेप्शन है। मुझे एक टैक्स का नाम बता दें, मैं उस टैक्स को वापस लेने को तैयार हूँ अभी इसी वक्त बैठे हुए। महंगाई की जो कुछ वजूहत में से एक वजह ये भी है कि हमारा जो रुपये डॉलर पैरिटी है वो एकदम से डिस्टर्ब हुआ। महंगाई का अल्टीमेट इलाज दो है, हमें अपना इंडस्ट्रियलाइजेशन को और एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट देना पड़ेगा। तो जनाब चेयरमैन FBR तो कह रहे हैं कि कोई नया टैक्स नहीं लगा, तो फिर ताजिरों को क्या परेशानी है? खैर कराची के जो ताजिर हैं उन्होंने तो चेयरमैन FBR शबर जैदी से मुज़ाकरात होने तक शटर डाउन हड़ताल अपनी मुलतवी कर दिया है। देखते हैं कि ये जो काला धन सामने आ रहा है अब गाहे बगाहे, मजीद इससे क्या फ़ायदा होने जा रहा है। मुजम्मिल असलम साहब प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं, आपको मैं खुशामदीद कहूँगी। मुजम्मिल असलम साहब, एमनेस्टी स्कीम कामयाब नज़र आ रही है, काला धन सामने आ रहा है, एक माह में 1000 अरब रुपए बैंक में जमा करवाए गए। ये रिकवरी मुल्क की मईशत को मजबूत करने में कितनी मददगार साबित होगी सर? देखें, बात यह है कि एक चीज़ तो बिल्कुल वाज़ेह है, जितना लोग कह रहे थे कि ये एमनेस्टी स्कीम माजी की एमनेस्टी स्कीम जो मुस्लिम लीग नून शाहिद खाकान अब्बासी साहब के दौर में आई थी, वो उससे मवाजना कर रहे थे और लोग कह रहे थे कि उससे जो है ये हल्की रहेगी। तो पहली बात तो ये कि ये उससे जो है तादाद के हिसाब से बहुत कामयाब रही और मेरे ख्याल से काफ़ी जो है उससे बेहतर रही। लेकिन अगर आप तफसील से मुवाजना करें कि हुकूमत को क्या मिला और क्या डिक्लेयर हुआ, तो ये एक लगभग 3000 अरब रुपए के करीब डिक्लेयर हुआ और हुकूमत को 70 अरब रुपए मिले। अब इस 70 अरब से हुकूमत का क्या मतलब फ़ायदा हो जाएगा? हुकूमत एवरेज बेसिस पे 10 से 13 अरब रुपए रोज़ाना का कर्जा लेती है, यानी कि ये एक हफ्ते की भी खुराक नहीं है हुकूमत की, एक तरीके से ये देखा जाए। दूसरे तरीके से ये देखा जाए, ये जो 3000 अरब रुपए जिन्होंने डिक्लेयर किए हैं ये मुल्क से बाहर से हुए हैं या अंदरूनी मुल्क से हुए हैं, तो कहा यह जा रहा है कि इसका 80% से ज़्यादा मुल्क के अंदर से हुआ है। तो यानी कि ये मुल्क की पहले से ही एक तरीके से दौलत का हिस्सा बन चुका था। जो मुल्क से बाहर चली जाती है वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान से बाहर चला गया, पाकिस्तान की दौलत नहीं है। तो वो उसमें देखें, जैसे अभी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, मेरे पास 1000 का नोट मेरी जेब में है, मैं अगर आपको पकड़ा दूं तो आपके पास है, तो अब सिर्फ मलकियत चेंज हुई है, रहेगा तो इस मुल्क के अंदर ही ना, अब वो उसको आप खर्च कर देंगी मेरी जगह जाके। तो इसका जो है कोई इतना बड़ा इम्पैक्ट उस वक्त तक नहीं आएगा जब तक ये जो 3000 अरब वाले लोग बाकायदा तौर पे टैक्स निज़ाम का हिस्सा बने और अपना हिस्से का टैक्स अदा करें। शबर जैदी साहब 3 दिन से जो है अलग अलग चैम्बर्स में जा रहे हैं, उनको मना रहे हैं वो कि जी आप खुदा के वास्ते काम शुरू कर दें। तो ये इन्होंने जब ये बजट बनाया था, बजट बनाने से पहले ये मुलाकातें कर लेते लोगों से, उस वक्त तो सिर्फ धोस धमकियों से काम चल रहा था, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। अब आज वो कह रहे हैं कि मैंने कोई नया टैक्स नहीं लगाया। ये तो बताएं कि ये आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, कितना रिकवर मजीद किया जा सकता है ये ब्लैक मनी से वाइट मनी तक? देखिए, रिकवर कुछ भी नहीं हुआ। आप देखें, थोड़ा सा इस चीज़ को समझें कि जैसे अभी 3 जुलाई वाले दिन जिस दिन एमनेस्टी ख़त्म हुई थी, उस दिन हमने देखा कि दोपहर कोई धमाके फटना शुरू हो गए। जी पिंडी में जायदाद जब्त कर ली, कराची में जब्त कर ली, कराची में शेयर जब्त कर ली। वो कोई जब्त नहीं होते,
वो फ़िलहाल वो जो उस ज़मीन के जो कागजात हैं उसको ब्लॉक कर दिया कि वो किसी को वो मालिक बेच नहीं सकेगा। अब उस शख्स को जिसकी ज़मीन थी उसको नोटिस जाएगा और उसको बताएंगे, पूछेंगे कि ये मलकियत बताओ तुम्हारी कैसे बनी। वो अपने आप को प्रूफ करता रहेगा। वो कई साल का प्रोसीजर है। अगर वो हार गया केस और वो नहीं बता सका तो फिर FBI उसको जो है अपने कब्जे में लेगी। उस वक्त तक वो ज़मीन उसी शख्स के इस्तेमाल में रहेगी। ऐसा नहीं है कि कल से वो आदमी उस ज़मीन के अंदर एंटर नहीं हो सकेगा या उस कारखाने के अंदर या कहीं और। तो ये जो है इसकी एक क्लैरिटी कर ली जाए। दूसरा, आपने 1000 अरब की बात की थी कि 1000 अरब रुपए से डिपॉजिट बढ़ गया है। दो चीज़ें होती है, हर साल के आखिर में जो है 30 जून को आपको भी आपका बैंक वाला फ़ोन करता होगा कि प्लीज़ ज़रा सा डिपॉजिट दे दें, 30 जून तक नहीं निकालिएगा अगर आप पैसे निकाल रही होती हैं। तो पिछले साल भी 900 अरब रुपए बढ़े थे। ये कोई अनयूजुअल नहीं है। इस साल 1,300 अरब बढ़े। तो ये 30 जून की विंडो ड्रेसिंग होती है। और दूसरा ये कि इस लेकिन मुजम्मिल साहब, उन लोगों के बारे में आप क्या कहते हैं? ये जो हज़ारों अरब लोगों ने जो घरों में रखे हुए थे, कितना कम टैक्स देते रहे थे, अब वो पैसा खुलकर सामने आ रहा है। अब अगर वो बैंक में आ रहा है तो इसका तो जवाब देना होगा। इसको तो, इस इक़दाम को कम से कम आप अप्रिशिएट करेंगे? देखें, वो उनका पैसा नहीं, ये हर साल आता है। ये सिर्फ एमनेस्टी स्कीम के आखिरी दिन जो हुकूमत ने ऐलान किया था कि जिनके पास पैसा पड़ा हुआ है कैश, उस पे एमनेस्टी लेनी है तो 30 जून को बैंक अकाउंट में रखना है उन्होंने। तो वो एक हिस्सा वो भी था। वो हो सकता है 200 अरब हो, 300 अरब हो, वो हुकूमत ने नहीं बताया अभी तक हमें, ठीक है ना। अब इन सारी चीज़ों से मुल्क का फ़ायदा हो रहा है, नहीं हो रहा, मुल्क तरक्की करेगा नहीं करेगा, ये इन चीज़ों से हम कुछ नहीं बता सकते अभी फ़िलहाल। अभी तो फ़िलहाल हम ये देख रहे हैं कि जब से जुलाई शुरू हुआ है, IMF प्रोग्राम में हम आए हैं, लोगों ने अपने काम बंद किए हैं, बेरोज़गारी बढ़ी है, चीज़ों की कीमतें 10 से 15% बढ़ी हैं, बल्कि गाड़ियों की तो 20-20% कीमतें बढ़ गई, ठीक है ना। कुव्वत ख़रीद ख़त्म हो गई है और जो है एक परेशानी का आलम है। अब हुकूमत इस सारी चीज़ों से जो है, मुझे याद अच्छी तरह खान साहब ने भी बोला था, वज़ीर ख़जाना ने भी बोला था, IMF प्रोग्राम के बाद से जो है सख्तियाँ ख़त्म हो जाएंगी और मुल्क में अच्छी खबरें आना शुरू होंगी। अभी तक सिर्फ हम कर्जे लेने की खबरें सुन रहे हैं, लेकिन अच्छी तो कोई चीज़ न्यूज़ नहीं आ रही किसी भी तरफ से। तो अब वो हमारे पास टाइम हमारे सर से आपकी बातों ने मुझे मजबूर किया कि मैं आपसे एक और सवाल करूं। पहले तो आप बड़े पुरुम्मीद हुआ करते थे, लेकिन आज आपको क्या हुआ है? आपके बिल्कुल लफ्ज़ आपका साथ नहीं दे रहे हैं या फिर आप बिल्कुल मुख्तलिफ बात कर रहे हैं, ऐसा क्यों से? नहीं, मैं पुरुम्मीद हमेशा से हूँ और रहूँगा। मैं सिर्फ इस्लाह कर रहा हूँ। मुझे पाकिस्तान से भी बहुत उम्मीदें हैं, पाकिस्तान आगे भी जाएगा, लेकिन उसमें जो है मैं सिर्फ इस्लाह कर रहा हूँ। और इस्लाह करना कोई बुरी बात नहीं होती। अगर कहीं से कोई चीज़ जिससे कोई प्रॉब्लम आ रहा है मुल्क के और ख़ास तौर पे पाकिस्तानियों को, तो उस प्रॉब्लम को जो है हाईलाइट करना मेरा फ़र्ज़ बनता है। और प्रॉब्लम ये आ रहा है कि वो जो हमने जल्दबाजी में जो टैक्स के हदफ रख दिए और जो वो रख लिए, उस पे जो है FBI वाले जिसे कहते हैं ना कि बौखला गए। ठीक है, अभी जो अच्छे आदाद-ओ-शुमार हमें दिखाई दे रहे हैं, मुजम्मिल असलम साहब कहते हैं कि अभी ये मुल्क की मईशत पर कितने असरअंदाज होंगे अभी तक आपको बताया भी नहीं गया और आपको ऐसा खास लगता भी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया मुजम्मिल असलम साहब, आप साथ मौजूद थे। जुमे के रोज़ कराची के मसाइल को हमने डिस्कस किया था और एक मसला तजावुज़ात को लेकर एम्प्रेस मार्केट के लोग, सदर मार्केट के लोग बड़े परेशान रहते थे। हम गए हैं, रिकॉर्ड किया है कुछ मसाइल, दोबारा एक बार फिर आपको दिखाते हैं। कराची में अपना ऑपरेशन जारी रखेंगे। सदर बदला बदला नजर आएगा आज से 1-2 दिन के बाद। गुज़िश्ता जुमे प्रोग्राम में हमने कराची के मसाइल को लेकर बात की थी, क्योंकि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने एक मीटिंग बुलाई थी और वो जानना चाहते थे कि कराची में क्या क्या मसाइल हैं, कितने हल तलब हैं और कब तक हल किए जाएंगे। बदकिस्मती से हल तो कुछ नहीं निकल सका, लेकिन कराची के मामला डिस्कस ज़रूर हुए। उन्हें पता ज़रूर चला कि क्या क्या मसले यहाँ पर हैं। पानी का बड़ा मसला है, इसके अलावा कचरे का बड़ा मसला है, ट्रैफिक का बड़ा मसला है, सड़कों का बुरा हाल है यहाँ पर। लेकिन एक बात का मुझे बहुत ज़्यादा यकीन है और वो ये यकीन है कि अदालती अहकामात के बाद कराची का वो हिस्सा जिसके लिए अदालत का हुक्म आया था, यकीनन अब जन्नत बन चुका होगा। जब अदालत का हुक्म आया उसके फ़ौरन बाद हमने देखा किस तेज़ी के साथ यहाँ पर काम शुरू हुआ। तो अब मुझे यकीन है कि ट्रैफिक की रवानी वहाँ पर ज़बरदस्त हो चुकी होगी। अब मुझे यकीन है कि पथारे वहाँ पर नहीं होंगे।
अब मुझे यकीन है कि ट्रैफिक माफिया जो बहुत ज़्यादा सरगर्म थी वो वहाँ पर नहीं होगा। और यही सब कुछ देखने के लिए आज मैं कराची के एम्प्रेस मार्केट सदर में मौजूद हूँ। आप तमाम लोगों को भी दिखाऊंगी कि कितना अदालती अहकामात पर अमल दरामद हुआ है और अब कितना यहाँ पर लोग सुकून की सांस ले रहे हैं। आइए मेरे साथ चलते हैं और देखते हैं। वो 4x4 की जगह अब 400x400 हो गया है। बिल्डिंगें खड़ी कर दी गई हैं। इससे बड़ी इंक्रोचमेंट पाकिस्तान में नहीं हुई है। जो जेन्युइन किराएदार है उसको हम जरूर कंसिडर करेंगे किसी और मार्केट में। ये मार्केट की जगह नहीं है, ये पार्क की जगह है। तो सबसे पहले मैं जा रही हूँ एम्प्रेस मार्केट के अंदर। सफाई हुई थी, इसकी धुलाई हुई थी। यहाँ तक लोगों को याद होगा, बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, आज से 5-6 महीने पहले तक यहाँ तक जाम हुआ करता था। यहाँ तक पथारे दुकानें हुआ करती थी और ये जो पार्क की सी शक्ल निकल गई है, गो के अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस पे काम हो। ऐसा लग रहा है कि हम रेगिस्तान में चल रहे हैं। गंदगी बहुत ज़्यादा है, गंदगी इस सेंस में कि बदबू बहुत ज़्यादा है। वो सामने सारा गटर लाइन जो है वो सारी दिखाई दे रही है। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो गटर लाइन वाला हिस्सा भी ज़रा दिखाएं। ये पार्क के पूरे कोने पर आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन फ़िलहाल ये जो अंदर का इलाका है, अंदर का जो हिस्सा है, ये यहाँ पर मिट्टी डली हुई है। एम्प्रेस मार्केट के अंदर जा रही है। एम्प्रेस मार्केट की धुलाई हो रही थी, सफाई हो रही थी। उस दौरान गोश्त मार्केट वालों को बड़ी ज़्यादा परेशानी थी कि हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा है। अब कितना अच्छा हो गया है वही जानने के लिए अंदर चलते हैं। ये गोश्त मार्केट आ गई है और गोश्त मार्केट का हाल अभी भी वही है। दिखाइए ज़रा। इंसान भी हैं और जानवर भी मौजूद हैं, वो दिखाइए जी। बिल्लियाँ, इधर गोश्त पड़ा हुआ है नीचे, बिल्लियाँ घूमती हुई आपको दिखाई देंगी, कुछ आराम करती हुई भी दिखाई देंगी और यहीं पर ही सामने ये गोश्त भी कट रहा है। आइए ज़रा देख भी लीजिए साथ साथ, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। सफाई का बहुत शिद्दत के साथ फुकदान है यहाँ पर। ऐसा तो मुझे फ़िलहाल नहीं दिखाई दिया। गोश्त मार्केट का फ़िलहाल कहना चाहिए कि वही हाल है। ज़रा ये देख लीजिए, ये वो मार्केट है जहाँ से हम गोश्त लेते हैं और फिर खाते पीते हैं। ये मैं आपको दिखा रही हूँ। ये सफाई का आलम गोश्त मार्केट के अंदर का आप देख सकते हैं। हर कोने पर आपको जानवर दिखाई देंगे, आराम करते हुए भी और घूमते फिरते खाते पीते हुए भी। ये वो हिस्सा है जहाँ से लोगों की दुकानें तोड़ी गई थी, उन्हें हटाया गया था। तकरीबन 60 डेज़ के लिए ये हिस्सा बंद किया हुआ था कि अब यहाँ पर कारोबार नहीं होगा। लेकिन अब आप मेरे आसपास देख सकते हैं, फिर से वही दुकानें आबाद हैं, फिर से वही मार्केट आबाद है। सिर्फ फ़र्क ये आया है कि पहले दुकानें थी, यहाँ पर दुकानों को तोड़ दिया गया है और इसके बाद अब ये भी एक पथारे का सा, या जो लोग हफ्ता बाज़ार और इतवार बाज़ार और जुमा बाज़ार जाते होंगे वो जैसा माहौल देखते होंगे, ऐसा माहौल एम्प्रेस मार्केट के अंदर दिखाई दे रहा है। वो 4x4 की जगह अब 400x400 हो गया है। बिल्डिंगें खड़ी कर दी गई हैं। इससे बड़ी इंक्रोचमेंट पाकिस्तान में नहीं हुई है। जो जेन्युइन किराएदार है उसको हम जरूर कंसिडर करेंगे किसी और मार्केट में। ये मार्केट की जगह नहीं है, ये पार्क की जगह है। ये दुकानें तो सर तोड़ दी गई थी ना? बिल्कुल तोड़ दी गई हैं। तो फिर आप लोग वापस कैसे आ गए? हमें जगह नहीं दी गई। अलाटमेंट लेटर हमारे पास हमें मौजूद है लेकिन अभी तक दिया नहीं गया और हमें सिर्फ अलाटमेंट लेटर तक, कागज़ तक ही महदूद है। हाँ। कोई जगह नहीं दी गई। इससे पहले आप लोगों का एक वो पर्ची का सिस्टम और वो पैसों का सिस्टम चलता था, तो वो अब तक चल रहा है? नहीं, इस तरह का कुछ भी नहीं है। दुकानदारों के साथ नहीं है, वो बाहर ठियों वालों के साथ होता है। इनकी आप लोग KMC को तो पैसे देते थे ना? कुल KMC के हेड ऑफिस में जाके जो पैसे जमा होते थे वो है। तो अभी भी आप दे रहे हैं? नहीं, अभी नहीं है। अभी कैंसिल हो गया है सारा का सारा। अभी धड़ल्ले के साथ गैर कानूनी काम? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमें अलाटमेंट लेटर दिए गए हैं, हमें जगहें नहीं दी गई अभी तक। फ़िलहाल हम लोग बैठे हुए हैं। मतलब आप अपनी मर्जी से बैठे हुए हैं या इजाज़त से बैठे हुए हैं? हमारी जगहें थी, इन्होंने तोड़ी थी, फिर हम बैठे हुए हैं अपनी जगह पर फ़िलहाल, क्योंकि अलाटमेंट लेटर मौजूद हैं। अभी तक अलाटमेंट लेटर के ऊपर जो है रद्द-ए-अमल नहीं किया गया, सिर्फ कागज़ की बिना के। अभी तक किसी ने कोशिश नहीं की कि अब आप लोग दोबारा बैठे हुए हैं तो फिर आप लोगों को आके उठाया जाए? किसी ने कोई कोशिश नहीं की। अगर ये लोग बैठे हुए हैं तो इस पर इनकी गलती नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आकर किसी ने कोशिश ही नहीं की है कि अगर ये लोग बैठे हुए हैं तो या तो इनसे बास-पुरस की जाए कि आप लोगों को मना किया जा चुका है, तो फिर क्यों बैठे हुए हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इमरान खान से भी और जज साहब भी और ये वसीम अख्तर साहब से भी
8 महीने हो गए, तुमने लाखों आदमी को बेरोजगार किया। तुमने पार्क में क्या बनाया इधर? कोई महल बनाया? क्या बनाया? लाखों आदमी को तुमने बेरोजगार किया, लाखों आदमी का तुम बदवा ले रहे। उनको रोजगार तो देता, फिर तोड़ देता तुम इसको। आपकी दुकान थी वहाँ पर? हमारी दुकान थी यहाँ पे। हमारे बच्चे भी बेरोजगार है, मैं भी बेरोजगार हूँ, और मैंने बच्चों को स्कूल तक छुड़वा दिया है। गरीबों के लिए नहीं, गरीब का कोई नहीं पूछ रहा है कि क्या किया गरीबों को। कोई जिंदा भी है, लोग खुदकशी के लिए तैयार हो रहे हैं। वो खुदा का खौफ करो या वसीम अख्तर को बोलो। कोई मुतालबा आप हुकूमत से करना चाहेंगे? हमारे हुकूमत से भी ये मुतालबा है, जज साहब से भी मुतालबा है। आपने बड़ी जल्दी तो किया है इसको गिराने में, आपके पास पैसे थे गिराने के लिए और बनाने के लिए, और गरीबों को रोजगार देने के लिए कोई पैसा नहीं आपके पास। आपका खजाना खाली हो गया। इसे इस हालत में ना छोड़ा जाता कि लोग फिर अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर अपने पथारे लगाकर बैठे हुए हैं। अगर पहले थोड़ा बहुत इज्जत से बैठा हुआ करते थे, यानी दुकानें लेकर बैठे हुआ करते थे, अब आलम यह है कि पथारे लगाकर बैठने पर मजबूर हैं। कितने अरसे से यहाँ पे ठेला लगा रहे हैं, ठिया लगा रहे हैं? मैं बाहर ठिया लगाता था, 55 साल से लगाता था। जब से ये आए हैं तब्दीली आई है, उन्होंने सबको बड़ा कर दिया बिल्कुल। आप ये ठिया लगाने के पैसे देते थे? जी हाँ, देते थे, 400 रुपये देते थे। और अब कितने देते? अभी कुछ नहीं देते, कोई भी नहीं कहता। यहाँ पे कोई आता भी नहीं है? नहीं, कोई नहीं आता। लीगल दुकानें जिनको कहा जा रहा था, उनको भी अल्टीमेटम दे दिया गया था कि आप इतनी जल्दी इतना वक्त आपके पास महदूद वक्त है, आप खाली कर दें। वसीम अख्तर साहब, सईद गनी साहब और दीगर लोग, दीगर इंतज़ामिया, देख लीजिए आप, जितनी जल्दी आप लोगों ने मचाई थी, उसके बाद उसी तरह से यहाँ पर कारोबार जारी है। भूल चुके हैं तो खुदारा इसको याद कीजिए, मुकम्मल कीजिए जो काम, जो जिम्मेदारी अदालती हुक्म के बाद आपने उठाना शुरू की। यकीनन लोगों के अंदर एक खौफ तो है कि फिर हम आए हैं यहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हो सकता है फिर कुछ मसला हो जाए, क्योंकि पिछले 6-7 महीनों से जैसा कि लोग बता रहे हैं यहाँ पर कोई नहीं आया, कोई पूछने वाला नहीं है कि इस इम्प्रेस मार्केट को खाली करवा लिया गया था, ये दोबारा क्यों आबाद हो गई और कैसे वही दुकानें, वही पथारे उसी तरह से आबाद हो गए। कब से बैठे हैं आप यहाँ पे? तो काफ़ी टाइम से होंगे। कितने टाइम से? कम से 4-5 साल हो गए। तो अभी तो पिछले 6-7 महीने पहले खाली नहीं करवा लिया था ये? तो चले गए थे, फिर आ गए। दोबारा यहाँ पर आए कैसे, किसने इजाज़त दी? शायद किसी ने नहीं दी। और कोई पूछने भी नहीं आ रहा? पूछने भी कोई नहीं आ तो रहा। आप लोग 200, 300, 400, 500 रुपए दिया करते थे, अब कितने अरसे से पैसे नहीं दे रहे किसी को? पैसे से किसी को नहीं दे रहे, कोई नहीं आ रहा। लोगों को इस बात का बड़ा सुकून है कि अभी कोई नहीं आ रहा, अभी आराम से अपना काम करें। अब इसे आप गैर कानूनी काम भी कह सकते हैं कि अगर कानूनन इस जगह को खाली करवाया गया था, तो अगर लोग यहाँ पर आकर पथारे लगाए हुए हैं, बैठे हुए हैं, तो यकीनन गैर कानूनी काम कर रहे हैं। कौन से किसी ज़रूरी काम से सोई हुई है वो इंतज़ामिया? वसीम अख्तर साहब, आप बात करते हैं इख्तियारात की, हर वक्त आप इख्तियारात की बात करते हैं। अगर इसको कानूनन खाली करवा लिया गया था, तो फिर अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी कैसे हो रही है यहाँ पर? ये पथारा कब से लगाया हुआ है? 2 सालों से लगा रहे बाजी। कोई मना नहीं करता यहाँ पे? पुलिस वाले मना करते हैं। तो फिर क्या करते हो आप लोग? लगाते हैं, उठाते, फेंक देते, फिर वापस लगाते हैं, उधर जाते हैं ना ताज कंप्लेंट में, फिर उधर बड़े बड़े आते हैं, फिर बिठाते हैं। कौन आता है बड़े बड़े? जैसे वहाँ के है ना, हम लोग बहुत सालों से लगाते हैं ना, इधर इधर हमारा बहुत नुकसान भी करते हैं। अच्छा। माल उठा के ले जाते, फेंक देते, तोड़ के ले जाते। अब जो मंजर मैं आपको दिखाने वाली हूँ, बहुत हसीन मंजर, वो ऐसा मंजर है कि मैं कोशिश करती हूँ कि आपको साइड विंडो पे उस वक्त के मनाजिर भी दिखाती रहूँ साथ साथ, कि जब ये ताज़ा सफाई हो रही थी, हमारे सामने हमें क्या दिखाई दे रहा है। रो रहे थे, अफसोस का इजहार कर रहे थे कि हमारे साथ हुकूमत ने क्या कर दिया। आज से 5-6 महीने पहले जब मैंने प्रोग्राम किया था, वो मैं चाहती हूँ, वो मैं दिखा भी रही हूँ आपको साथ साथ, कि उस वक्त इस रोड का क्या आलम था जब सफाई हुई थी। और आज दोबारा एक बार फिर मैं इसी रोड पर मौजूद हूँ, इसी सड़क पर मौजूद हूँ, और आज मैं फिर आपको दिखा रही हूँ कि पत्थरों की वजह से इस गली का, इस सड़क का क्या हशर नशर हुआ है। आइए ज़रा। किसकी इजाज़त से लगा के बैठे हो? किसी की इजाज़त नहीं है, बस रोज़ी के गुंडागर्दी क्यों है? रोज़ी के मारे हम तो अपने कहाँ जाए हम लोग। आप लोगों को उठा दिया गया था, उसके बाद अब आप लोग मौजूद है, किसी ने नहीं रोका? रोकते हैं, क्या करें, हटाते हैं, फिर आ जाते हैं। रोज़ाना रोकते हैं? रोज़ाना रोकते हैं। तो फिर ये रोज़ाना रोकते तो इतना बड़ा मार्केट कैसे आबाद हो जाता है? क्या करें, फिर मजबूरी है, रोज़ी तो कमानी हम लोगों ने। अच्छा, पहले तो आप लोग पैसे दिया करते थे ना पथारे लगाने के? पैसे नहीं देते ना, पहले देते ना, अभी देते हैं। आप वो हैं जिनके सामने दुकान थी, अब आप यहाँ पर पथारा लगा रहे हैं। फूड स्ट्रीट में
वो तमाम लोग आकर आबाद हुए हैं, बल्कि तमाम लोग तो नहीं कहना चाहिए, वो लोग आबाद हुए हैं आकर जिनकी सामने एम्प्रेस मार्केट में दुकानें हुआ करती हैं। कब से आप ये पथारा लगा रहे हैं? 25 साल इसी जगह पर लगा रहे हैं? अच्छा, तो सर पिछले दिनों तो अभी ये आज से 6-7 महीने पहले की सफाई हो गई थी यहाँ पर, फिर आप आ गए? हाँ, वहाँ दुकानें टूटी थी ना। तो आप यहाँ लगाते थे या वहाँ लगाते थे? नहीं लगाते। तो कोई पाइप पैसे मांगने के लिए आता है? नहीं, कोई पाइप। किसी किस्म का कोई चाय पानी? नहीं, कुछ भी नहीं। ये बेहतरीन काम हो रहा है कि कोई पूछने वाला भी नहीं है, कोई देखने वाला भी नहीं है, पथारे उसी तरह से मौजूद हैं। ये जो सफाई हो गई थी उसके बाद कब से लगाना शुरू किया है? ये तो लगा हुआ है, तब से लगा हुआ है। सफाई तो हुई नहीं थी, 1-2 दिन के लिए हुई थी। कितने दिन के लिए हुई थी? 2-3 दिन के लिए हुई थी। 2-3 दिन के लिए हुई थी। और उसके बाद से अब तक कोई आया मना करने के लिए, कोई पूछने के लिए? करने के लिए तो आए थे। कौन आया था? ना करके गए ना, तो नहीं, पुलिस कमिश्नर आए थे, KMC वाले आए थे, मना करके गए। वो 4x4 की जगह अब 400x400 हो गया है, बिल्डिंगें खड़ी कर दी गई हैं। इससे बड़ी इंक्रोचमेंट पाकिस्तान में नहीं हुई है। ये मार्केट की जगह नहीं है, ये पार्क की जगह है। याद होगा आप लोगों को कि कराची में बाहर छज्जे निकाले हुए हुआ करते थे, बिल बोर्ड्स अपने बाहर की तरफ लगाया करते थे, वो सारे बिल बोर्ड्स टूटे थे, ये छज्जों की सफाई हुई थी। और जो दुकान का जितनी दुकान का हिस्सा होता था, जैसे कि ये है दुकान का एज, और यहाँ तक की इजाज़त थी कि आपने जितना अपना सामान रखना है, जितना अपने स्टॉल सजाना है, वो सब कुछ ये आपकी जो है वो हुदूद है कि ये आप देख सकते हैं। ये पूरा फुटपाथ है जिसके ऊपर आपको ये भरपूर बैग्स दिखाई दे रहा हूँ। ये है फुटपाथ, लोगों के चलने फिरने की जगह है, लेकिन यहाँ तक सामान गिरा हुआ है। क्यों? ये क्या वजह है? ये क्यों घेरी हुई है आपने? ये हमसे लेकर हम सब जितने भी इस पार्टी में ना, आखिर तक इधर तक हम आदत से मजबूर हो। के लिए और क्या बोला जाए? आप लोगों को क्या लाइनें लगा कर दे दी जाए? हमें कोई ऐसा कॉल दे देता चाहिए आपको फुटबार क्लियर करने, खाली रखने, तो हम बिल्कुल तैयार। चलिए जी, एक और चीज़, एक और सजेशन आया है KMC के लिए और इंतज़ामिया के लिए कि दुकानदार इतने मासूम हैं बेचारे, नन्हे मुन्ने हैं, इन लोगों को मालूम नहीं है कि कितनी हुदूद है इनकी। जब गाड़ियाँ पार्क हुई हुई हों, जब सामान बाहर पड़ा हुआ हो, जब आवाम को चलने फिरने की जगह ना मिल रही हो, तो फिर इसी तरह के मामलात हो रहे होते हैं, इसी तरह के वाक़यात हो रहे होते हैं। और यहाँ पर मौजूद दुकानदारों को शायद ये बात समझ नहीं आ रही है कि अगर मार्केट क्लियर नहीं होगा तो कैसे अवाम उन्नास यहाँ पर आएगी। पहले ये कुछ भी नहीं था, अब तो बहुत ज़्यादा रश है और यहाँ ना मुश्किल है, यहाँ रोड पार नहीं कर सकते, एम्प्रेस मार्केट की तरफ जा नहीं सकते, रास्ते नहीं है, परेशानियाँ ज़्यादा है यहाँ पर। यही बोले, पूरा रास्ता रोक दिया, आने वालों को जगह ही नहीं है, बिल्कुल ऐसा बना लिया इन्होंने, दुकानें बना ली। शायद इसी परेशानी को मद्देनज़र रखते हुए ये फैसला किया गया था कि सदर को क्लियर करवाया जाए। अवाम उसी तरह से परेशान ये सोचते हुए कि हमारे लिए सड़कें क्लियर करवाना थी, लेकिन आज भी रास्तों में फंसते हैं, आज भी सदर का बेड़ा गर्क है। जनाबे वाले की फूड स्ट्रीट बन रही थी, तो फूड स्ट्रीट के तौर पर हल्की सी जो झलक या हल्का सा जो लुक आता है वो यहाँ पर आ रहा है। पहले यहाँ पर सफाई हो गई थी, उसके बाद फिर ये आलम क्यों? ये कि ऊपर से जो ऑर्डर आया होगा उसके मुताबिक बाजार चल रहे हैं। तो ये ऊपर से ऑर्डर आया होगा कि बाजार चले? यही हो सकता है। और क्या असल में ये है ये कि यहाँ KMC अपना बता देती है, ये हर आए दिन यहाँ गवर्नमेंट आती है। कौन पैसे लेता है आके? ये KMC वाले अभी भी आ रहे हैं? बिल्कुल आते हैं। कितने पैसे लेते हैं एक ठेले से? इन्होंने बांधा हुआ है 200, 300 रुपये, और यहाँ रेट पड़ती है, इससे पहले इन्फॉर्म कर देते हैं। अच्छा, इन्फॉर्म भी किया जाता है? इन्फॉर्म भी किया जाता है, फिर ये अपना सामान लेके आगे पीछे गरीब चले आते हैं। KMC वाले इन्फॉर्म कर देते हैं पहले से, अगर कोई रेड पड़ने वाली हो यहाँ पर तो KMC वालों के लिए इन तमाम लोगों की तरफ से शाबाश है, क्योंकि यहाँ से पैसे लिए जा रहे हैं, ताहाल पैसे लिए जा रहे हैं। और कितने पैसे लिए जा रहे हैं एक एक ठेले से? यहाँ से तकरीबन 200-300 रुपये डेली के लिए जाते हैं। लोग बता रहे हैं कि जब यहाँ पर रेड पड़ने वाली होती है तो KMC की जानिब से इंफॉर्मेशन आ जाती है कि रेड पड़ने वाली है, अपने यहाँ बोर या बिस्तर बांधो और रफू चक्कर हो जाओ। पथारों पे रहम करना, रेस मार्केट जब की टूटी है, गरीब आवाम कहाँ जाए, एक पल की रोटी के लिए परेशान है। कितने पैसे देते हैं KMC को? वो देता है। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं नाज़रीन को बताना चाहती हूँ, मैं लोगों से जब सवाल कर रही हूँ, उससे पहले जब भी हम आकर यहाँ पर विजिट करते थे तो लोगों के अंदर इतना गम गुस्सा होता था कि वो गुस्से में ये कहते थे कि हमसे आकर पैसे भी लेके जाते हैं और फिर भी हमें काम नहीं करने दे रहे। लेकिन अब लोगों के अंदर अपनी रोज़गार छीन जाने का इतना ज़्यादा खौफ है
कि अगर वो पैसे दे भी रहे हैं किसी को, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर मुझे ऐसे निडर दिखाई दिए जिन्होंने ये बात खुल के बता दी कि हाँ जी हम रोज़ाना के हिसाब से पैसे दे रहे हैं। हम देख रहे हैं, ये देखिए आप, ये आपको बहुत बड़ी तादाद में दिखाई देंगी बाइक की पार्किंग हुई हुई है। गवर्नमेंट का काम है ना पार्किंग प्लाजा बनाना, ये पब्लिक का काम नहीं। पार्किंग प्लाजा है ना कौन सा वो पार्किंग प्लाजा जो चोरी एरिया में बनाए वहाँ अपनी बाइक खड़ी करे तो शीशा कोई उतार कर जाएगा, कोई सिक्योरिटी नहीं, आप जाकर खड़ी करें। पार्किंग प्लाजा जो पड़ा हुआ है, खड़ा हुआ है और कुत्तों की आमाजगा बना हुआ है, वो भी किसी इस्तेमाल में नहीं है। और ये इलाका जिसे खूबसूरत मॉडल सिटी बनाना था, 7 महीने के बाद इसमें शायद तब्दीली कुछ अच्छा होने के बजाय पत्थरों की तादाद मज़ीद बढ़ गई है, क्योंकि वो लोग जिनकी दुकानें थी अब वो भी पत्थरा लगाना शुरू हो गए। तो कितनी खुशी हुई थी उस वक्त जब पता चला था ये सफाई हो रही है? उस वक्त तो बहुत अच्छा लगा था कि यहाँ जब सफाई हुई थी, यहाँ पर इन्होंने बॉक्स रख दिए थे, रोज़ाना स्वीपर आता था, स्वीपर गाड़ी आती थी ले जाया करती थी। लेकिन तकरीबन 20-25 दिन हो गए, कोई गाड़ी नहीं आई, सब कचरा ऐसे ही पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। और मार्केट वाले आपको मालूम है, यहाँ पर फूड वाले वो लोग अपना गंद करते हैं, कोई सफाई करता है कोई नहीं करता। ये कचरे का ढेर पड़ा हुआ है, जिसके लिए कोई गाड़ी भी नहीं आती, कोई देखने भी नहीं आता कि ये मॉडल सिटी बनना था, उसमें कचरे के ढेर बन रहे हैं। कितने पैसे देते हैं आप पुलिस को? ये अलग अलग मीटर होता है, ये चला जाए तो कोई 30 लेता, कोई 40 लेता। 30-40 पुलिस वाले आके लेके जाते हैं आपसे? मीटर आते हैं, मीटर लेके जाते हैं। और अगर मतलब बंद करना हो दुकान, फिर मतलब अगर कोई रेट वेट पड़ी हो, फिर रेट वगैरह यहाँ पे पड़ता ही नहीं। तो आप लोग मना क्यों नहीं करते पुलिस को कि ना करें? क्यों देते पैसे पुलिस को? ये भी आते हैं, वो तंग करते हैं ना बाद में, अगर ना। अच्छा, फिर ऐसे बिला वजह आदमी उठा लेंगे, कोई ऐसे रेट डाल देंगे। हाँ। आप ये इस तरह क्यों बदमाशी करेंगे ना हम लोग, तो वो बोलेंगे आप क्यों नहीं देते हो, यहाँ के बदमाश हो जाए, फिर वो मोबाइल में डाल लेंगे, मोबाइल में डालते हैं, 2-3 हज़ार रुपये ले लेते हैं। और फिर आप पैसे दे दें तो फिर पथारा लगाओ आराम से। 30 रुपये चले जाते हैं, वो मीटर आते 30 रुपये ले जाते शाम को आके। आप लोगों के लिए ज़्यादा सही क्या है, 30 रुपये देना ज़्यादा सही है या फिर कानूनन आपको कोई जगह दे दी जाए? ये जगह हमारे लिए कानून के मुताबिक जो हमारी जगह है ना, वो उधर सामने सोने पे दिया लगा। हाँ। ठीक है ना, वो हमारा थोड़ा सा मसला चल रहा है। अभी यहाँ पे हमने लगाया 3-4 दिन के लिए यहाँ पे। हाँ। ठीक है ना, यहाँ पे कोई किराया नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पे जो भी लगे हुए ठेले परमानेंट पक्के लगे। अगर 30 रुपये एक बंदे से भी जाता है शाम को, ये शाम में आता है तकरीबन 6-7 बजे आते हैं, वो लेके चले जाते हैं। उन्होंने अभी लगा दी यहाँ पे, जगह यहाँ दे दी, ठीक है। और यहाँ पे ये रोड दूसरा हो गया बाइकों वाले। ये सारा सामान कर रहे हैं अंदर, और साथ साथ ये भाई मेरे सिंध हुकूमत को, KMC को ये कह रहे हैं कि मैं खुद अपने तौर पर अपना सारा सामान अंदर कर रहा हूँ, लेकिन इनको ये पथारे साफ चाहिए। तो अगर शहर की बेहतरी के लिए एक इंसान, एक शख्स, एक शहरी अपना हिस्सा डाल सकता है, तो फिर KMC आपकी भी जिम्मेदारी आयद होती है, पुलिस एहलकारों की भी जिम्मेदारी आयद होती है, जो यहाँ से 30-30 रुपए लेकर जा रहे होते हैं। 100-50, 30-30 रुपए, 30-30 रुपए तो KMC वाले ले रहे हैं। 50-50, 100 रुपए जो है ये पुलिस वाले ले रहे हैं, और 30-30 रुपए जो ये KMC। चलिए ठीक है, आप अपना बैग अंदर करना शुरू करें। चलें जी, ये सारे बैग्स ही कर रहे हैं अंदर। सारे प्रोग्राम का आगाज़ ये सोचकर किया था कि यहाँ हमें पथारे नहीं मिलेंगे, ये हमें एक मॉडल सिटी के तौर पर दिखाई देगा, लेकिन जब हम यहाँ पर आए हैं तो उसके बाद जो मंज़र है वो शायद उससे भी बदतर मंज़र है जो पहले कभी सदर का हाल हुआ करता था। और अगर मैं पूरा सदर आपको दिखाने पर आऊँ तो शायद 5 से 6 शोज़ मुसलसल करने पड़ेंगे, लेकिन जितना सदर आपको दिखाया है तो उससे तो यही अंदाज़ा होता है कि इंतज़ामिया सो रही है, KMC जाग रही है, और काम क्या कर रही है, वो चाहे KMC वाले हों चाहे पुलिस वाले हों। तो यहाँ पर आकर हर एक पथारे से, एक स्टॉल से 30 रुपये लिया जाता है। 30 रुपये आप रोज़ाना की बुनियाद पर दीजिए और ज़िंदगी भर अपना कारोबार चुपचाप खुशी के साथ कीजिए। अदालती अहकामात की अलबत्ता धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।